स्टूडेंट्स, आई एम शिफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे सोशल साइंस क्लास 9th टर्म 2 का प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट अरिहंत बुक का। राइट, तो सेक्शन ए हम देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए में आपको दे रखा है केस बेस्ड एमसीक्यूज। तो आप ये पूरा पढ़ लो अच्छे से, पूरे ये पैराग्राफ पढ़ लो। आपको इसमें क्या गिवन है, रीड द केस और द सोर्सेज गिवन और द नाजी आइडियोलॉजी, पर आपको ये पूरा केस दे रखा है। इस अकॉर्डिंग आपको आंसर्स गिवन है। इसके अंदर आंसर्स आपको देने हैं इन क्वेश्चंस के। तो देखते हैं, व्हाट आर द मेन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ द नाजी आइडियोलॉजी ऑफ द हिटलर। मेन कॉन्सिक्वेंसेज क्या था, उनका प्राइम टारगेट क्या था, वायलेंस करना ऑन द नेम ऑफ द रेशनल डिस्क्रिमिनेशन पे। आपने अगर पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लिया होगा तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। राइट, तो बी ऑप्शन क्या हो जाता है आपका, करेक्ट हो जाता है, दैट वायलेंस ऑन द नेम ऑफ द रेशनल डिस्क्रिमिनेशन स्टार्टेड। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द नाजियम आइडियोलॉजी। इसका पार्ट नहीं है, वो है उनका टारगेट क्या था कि वायलेंस क्रिएट करना ऑन द नेम ऑफ द नेशनल डोमिनेशन या डिस्क्रिमिनेशन आप बोल सकते हो। तो इस अकॉर्डिंग आप ये चीज़ बोल सकते हो कि इक्वल ट्रीटमेंट जो है वो नाजिम आइडियोलॉजी का पार्ट नहीं है। सी ऑप्शन क्या हो जाता है आपका, करेक्ट हो जाता है। थर्ड देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं जो अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या है, अडॉप्ट कर सके। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो देख सकते हो, दोज विल सर्वाइव हु विल एबल टू अडॉप्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है, क्लॉनिकल रूलर यूज विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया थ्योरी टू जस्टिफाई इंपीरियल रूल। क्रॉनिकल रूलर्स जो थे वो क्या यूज़ करते थे, कौन सी आइडिया या फिर थ्योरी यूज़ करते थे, तो वो आपको बताना है। ठीक है, इंपीरियल रूल को जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है, तो वो कौन सा यूज़ करते थे, ऊपर हमने रेशनल डिस्क्रिमिनेशन की बात करी है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, दैट इज़ रेशनल सुपरमेसी वो यूज़ किया करते थे कि इंपीरियल रूल को जस्टिफाई करने के लिए। बिकॉज रेशनल क्लास को वो क्या करते थे, वो मानते थे एज अ सुपीरियर मानते थे। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग क्या हो जाता है आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द हिटलर। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि हिटलर की पॉलिटिकल पार्टी का क्या नाम है। ठीक है, तो आपको पता होगा नाजी पार्टी नाम है। राइट, तो इसके अगर रियल नेम की अगर मैं बात करूँ तो रियल नेम क्या होगा, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। राइट, मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नीचे लिख दूंगी, नीचे दिख जाएगा आपको मेरी स्क्रीन पर, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। ये क्या था, रियल नेम था, या फिर आप शॉर्ट में बोल सकते हो दैट इज नाजा पार्टी। राइट, इतना क्लियर हो गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, एक्सप्लेन द इंडिकेटर्स ऑफ द पॉवर्टी इन ब्रीफ। अब आपको कुछ इंडिकेटर्स बताने हैं पॉवर्टी के ब्रीफ में। ठीक है, ये याद रखना कि ब्रीफ में आपको बताने हैं। So the most commonly used indicator for the poverty analysis are, that is first is आपको दे रखा है, that is social exclusion। सोशल एक्सक्लूजन का क्या मतलब होता है, मतलब किसी इंडिविजुअल या फिर किसी ग्रुप को एक्सक्लूड कर देना फ्रॉम द फैसिलिटीज़ या फिर बेनिफिट्स से। तो ये इसका एक छोटा सा मतलब होता है। आगे हम ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। मैंने क्या लिख रखा है, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट पॉवर्टी इज सीन इन द टर्म ऑफ द पुअर्स। कि पॉवर्टी को हम कैसे देखते हैं, पुअर्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, जो कि पुअर सराउंडिंग्स में पुअर लोगों के साथ रहते हैं। दोज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इंजॉइंग सोशल इक्वालिटी से, जो कि एक्सक्लूड किए जाते हैं, उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। एक्सक्लूड मतलब बाहर निकाल देना। ठीक है, उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। इन इंडिया कास्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन द सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन के अकॉर्डिंग जो है कास्ट सिस्टम होता है। पीपल बिलोंगिंग टू द सर्टेन कास्ट वर प्रिवेंटेड फ्रॉम द इंजॉइंग इक्वल फैसिलिटीज, बेनिफिट्स एंड द अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, सर्टेन कास्ट की इसमें बोला गया है। दिस कॉजेज मोर पॉवर्टी दैन द लोअर इनकम। तो जो जिनकी लोअर इनकम है वो ज़्यादा पॉवर्टी में आ जाते हैं। राइट, सेकेंड आपको दे रखा है इसमें वर्नेबिलिटी। इसका क्या मतलब होता है, इट इज़ अ मेजर विच डिस्क्राइब द ग्रेटर probability of the certain communities or individuals of belonging or remaining poor in the coming times। तो vulnerability को हम कैसे मेजर करते हैं कि ग्रेटर प्रोबेबिलिटी हमें पता होता है कि सर्टेन कम्युनिटीज़ की या फिर इंडिविजुअल की कि वो बिकमिंग
और रिमेनिंग पुअर फॉर द कमिंग टाइम के लिए, या तो वो पुअर बन जाएंगे या फिर वो पुअर ही रहेंगे फॉर द कमिंग टाइम के लिए। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो मैंने एग्जांपल लिख रखा है इसमें। जो मेंबर्स होते हैं बैकवर्ड क्लास, या फिर आप इंडिविजुअल की बात करो जैसे विडोज़ या फिर फिजिकली हैंडीकैप पीपल्स की अगर बात करो, तो इनके पास जो है डिफरेंट कम्युनिटीज़ के डिफरेंट वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे इन द टर्म्स ऑफ एसेट्स, एजुकेशन, जॉब्स, हेल्थ एक्सेट्रा। ठीक है, तो वर्नरेबिलिटी ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो दोज ग्रुप्स विच फेस द ग्रेटर रिस्क एट द टाइम ऑफ द नेचुरल कैलेमिटी, जो कि सबसे ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं पॉवर्टी के। ठीक है, कि मतलब वर्नरेबिलिटी का में क्या हम बोल रहे हैं कि ग्रेटर प्रोबेबिलिटी हमें पता होता है कि वो पुअर ही रह जाएंगे, या फिर वो पुअर वाली कैटेगरी में अगर कुछ भी नेचुरल कैलेमिटी या कुछ भी चीज़ें होती हैं तो वो उसमें आ जाएंगे। या फिर सोशल एक्सक्लूजन की मैं बात करूँ तो जो पुअर होते हैं, जो पुअर सराउंडिंग्स में आते हैं या फिर कास्ट सिस्टम में जो आते हैं, जितने भी बेनिफिट्स होते हैं, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह होती है, वो उन सबसे एक्सक्लूड होते हैं, वो उसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों थे, आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ स्टालिन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द शॉर्टेज ऑफ ग्रेन सप्लायर्स इन टाउन। तो स्टालिन ने कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, जो कि शॉर्टेज ऑफ ग्रेन सप्लायर्स इन टाउन में प्रॉब्लम थी। तो बाय 1927-1928, ठीक है, ये आपको ईयर याद रखना है। द टाउन इन द सोवियत रशिया वर फेसिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ द ग्रेन सप्लायर्स। तो ये आपको टाउन का नाम याद रखना है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम स्टालिन गवर्नमेंट, तो उनकी गवर्नमेंट ने एक न्यू अप्रोच की थी। वो कौन सी न्यू अप्रोच थी वो मैंने लिख रखी है यहाँ पे। द गवर्नमेंट फिक्स प्राइजेस एट विच द गेन्स मस्ट बी सोल्ड, कि गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले तो फिक्स प्राइस कर दिए कि जिसमें गेन्स जो है वो सोल्ड होंगे, लेकिन जो पीसेंट्स थे, मतलब जो किसान थे, उन्होंने उस प्राइस पर सेल करने से क्या कर दिया, मना कर दिया, जो गवर्नमेंट ने फिक्स किए थे प्राइसेस। ठीक है, स्टालिन बिलीव क्या करता था कि जो रिच पीसेंट्स हैं या फिर ट्रेडर्स हैं, वो होल्ड कर लेते हैं स्टॉक्स को इन द होप ऑफ द हायर प्राइजेस, की हायर प्राइजेस हो जाएंगे, इस वजह से वो क्या कर लेते थे, होल्ड कर लिया करते थे। तो स्टालिन ने क्या इंट्रोड्यूस किया था कि कलेक्टिवाइजेशन ऑफ द सर्वेंट एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस किया था, कि जो बहुत ग्रेट मेजॉरिटी के जो किसान हैं वो कलेक्टिव और स्टेट फार्म में इंक्लूड हो जाएं, उसमें आ जाएं। ठीक है, 1928 में जो पार्टी मेंबर्स थे वो क्या करते थे, वो पार्टी मेंबर्स जो हैं वो ट्रैवल करते थे, आप बोल सकते हो कि भ्रमण करते थे, हिंदी में आप बोल सकते हो भ्रमण करते थे, किसका, ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज़ का। ठीक है, वो सुपरवाइज करते थे ग्रेन कलेक्शंस से रिलेटेड, और वो रेट किसको करते थे, कलकाज को। कलकाज कौन होते हैं, ज़मींदार। ठीक है, आफ्टर 1970 के बाद तो लैंड जो है वो किसान को हैंड ओवर कर दिया गया। ये जो डेवलपमेंट था, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न फार्म्स के डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी था कि कालकास मतलब जो ज़मींदार होते हैं उन लोगों को रास्ते में से एलिमिनेट कर दिया जाए, मतलब हटा दिया जाए। ठीक है, टू टेक अवे लैंड, उनसे लैंड ले लिया जाए फ्रॉम द पीसेंट्स। इसीलिए ये नेसेसरी है कि जो जितने भी ज़मींदार होते हैं उनको हटा दिया जाए और एक लार्ज स्केल कंट्रोल्ड फार्म को इस्टेब्लिश किया जाए। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स थे, ये कुछ आप बोल सकते हो कि स्टालिन ने ये सारी अप्रोचेस की थी। राइट, चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें और में हमें क्वेश्चन दे रखा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रशियन सिविल वॉर। इस पे आपको क्या करना है, एक शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, तो मैं इसे पढ़ देती हूँ। वैसे तो आपको ये आंसर आना ही चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रशियन सिविल वॉर क्या है, उस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ रशिया की हिस्ट्री में। तो वॉर जो स्टार्टेड हुआ था व्हेन द डिसीजन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड का जब डिसीजन हुआ था बाय बोल्शेविक कॉज्ड ब्रेकअप ऑफ द आर्मी, तब ये वॉर स्टार्ट हुई थी। तो किस किस के बीच में क्लैश हो गया था, बिटवीन द सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी, लिबरल्स एंड द बोल्किश सोल्जर्स के बीच में क्लैश हो गया था। तो जो वाइट्स थे, दैट इज प्रोस्रिस्ट एंड द सोशल रिवॉल्यूशनरीज द ग्रीन्स फाउंड अ सिविल वॉर, उन्होंने सिविल वॉर कर दी थी किसके साथ, द रेड ट्रूप्स के साथ, जो कि थी बोल्शेविक सोल्जर्स, ड्यूरिंग 1818 एंड 1919। ठीक है, इस टाइम पर तो जो प्रोटेस्ट थे और सोशलिस्ट थे वो वर सपोर्टेड बाय, किसने सपोर्ट किया था, फ्रेंच अमेरिकन ने, और ब्रिटिश और जापानीज ट्रूप्स ने उन्हें सपोर्ट किया था। जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के सपोर्टर्स थे अमंग द वाइट्स, उन्होंने एक हार्ड स्टेप लिया था कि वो किसान की जो लैंड है उसको क्या कर रहे थे, उसको मतलब सीज्ड कर रहे थे, मतलब उसको हड़प लेते थे। दिस मेड देम अनपॉपुलर, उससे वो क्या हो गए, वो अनपॉपुलर हो गए। ठीक है,
तो बोल्शेविक की वो विद द सपोर्टर्स ऑफ द नॉन रशियन नेशनलिस्ट के सपोर्टर्स थे एंड जल्दिदित्स, ये मुस्लिम्स बोल सकते हो आप, ट्राई टू कंट्रोल द पावर बाय द जर्मनी बोल रही हूँ सॉरी, जनवरी 1920 तक वो क्या कर रहे थे, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, अगर मैं सेंट्रल एशिया की बात करती हूँ तो बोल्शेविक क्या कर रहे थे, बोल्शेविक कम्युनिटीज़ जो थी वो लोकल नेशनलिस्ट को क्या कर रही थी, मार रही थी इन द डिफेंडिंग ऑफ सोशलिज्म को, इन द नेम ऑफ द डिफेंडिंग सोशलिज्म। ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन से बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, आखिर ये गवर्नमेंट करना क्या चाहती हैं। ठीक है, तो इन 1922 में बहुत से जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे वो आर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी उन्होंने दी थी, जिससे कि एक रशियन एम्पायर क्रिएट हुआ था इन दिसंबर 1922 में बाय बोल्शेविक से। लेकिन बोल्शेविक की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने डिस्करेज कर दिया था किसको, नामदीज़म को डिस्करेज किया था, जिससे उन्हें पार्शियल सक्सेस मिली थी टू विन ओवर द डिफरेंट नेशनलिस्ट से उनको सक्सेस मिली थी। ठीक है, आप इसको चाहो तो एक्सटेंड कर सकते हो थोड़ा सा इस लास्ट पैराग्राफ को, क्योंकि पूरा क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, आप लोगों को आई थिंक ये पैराग्राफ पूरा क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो आप इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हो, थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में, जितना भी आपको याद हो तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, वैसे मैंने प्रॉपर आंसर इसमें पूरा लिख दिया है। आगे हम देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन लिमिटेशन ऑफ द इलेक्टोरल कंपटीशन। क्या इलेक्टोरल कंपटीशन आखिर क्या होता है, मतलब चुनावी कंपटीशन। ठीक है, इसके क्या क्या लिमिटेशंस थे, जो चुनाव वगैरह होते हैं ना, जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनकी क्या क्या लिमिटेशंस है वो आपको सिंपली इसके अंदर बतानी है। इट क्रिएट अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्टरिज्म, मतलब आप बोल सकते हो ग्रुपिज्म, एंड द पॉलिटिकल पार्टीज इन द एवरी लोकेलिटीज़। ठीक है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो कैंडिडेट्स थे वो डिफरेंट डर्टी ट्रिक्स यूज़ किया करते थे, लाइक बूथ कैप्चरिंग कर लेते थे, जिससे वो बूथ जहाँ पे वोट डालने जाते हो ना उस बूथ को क्या कर लेते, कैप्चर कर लिया करते थे, हड़प लिया करते थे, जिससे वो इलेक्शंस जीत जाए। द प्रेशर टू विन द इलेक्टोरल फाइट्स, ये प्रेशर बहुत ज़्यादा होता था, जिससे टू फॉर्म अ यूजफुल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ कि वो अलाउ कर सके, क्योंकि इसलिए बहुत ज़्यादा उस टाइम पे प्रेशर हुआ करता था। Some good peoples who may wish to serve the country do not enter in the electoral competition। जो गुड लोग होते थे, जो अच्छे लोग होते थे, जो कंट्री के लिए कुछ भला करना चाहते थे, जो आना चाहते थे इस चीज़ में भला करने के लिए, वो इन कंपटीशन में एंटर ही नहीं किया जाता था, क्योंकि जो चुनाव में आते हैं, खड़े होते हैं, ठीक है, तो वो लोग थोड़े से बुरे होते हैं, अच्छे लोगों को खड़ा नहीं किया जाता है। ठीक है, ये इसका मतलब है। आई होप आपको ये 4 लिमिटेशंस क्लियर हो गई होंगी। आगे देखते हैं, और मैं आपको दे रखा है इलेक्शंस आर द ब्रीथिंग सिस्टम ऑफ द डेमोक्रेसी। तो इस चीज़ को आपको एलोब्रेट करना है, तो मैंने इसमें 3 पॉइंट्स लिख रखे हैं, वो आप लिख सकते हो। वैसे ये सही स्टेटमेंट दे रखी है आपको, इलेक्शंस जो होते हैं वो ब्रीथिंग सिस्टम होते हैं डेमोक्रेसी का, विदाउट विच इट कैन नॉट सर्वाइव, कि वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इलेक्शन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, नॉलेज और एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो इलेक्शंस जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लोगों को एजुकेशन, नॉलेज और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। इलेक्शंस हेल्प इन एनालाइजिंग दैट द पीपल्स लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट। तो इलेक्शंस जो है ये भी एनालाइज करते हैं कि लोगों पीपल्स लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो उनको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। इलेक्शंस इंश्योर दैट द रिप्रेजेंटेटिव्स रूल्स एज पर द विशेस ऑफ पीपल्स एंड मेक श्योर दैट दीज हु आर नॉट वर्किंग फॉर द पीपल डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इलेक्शंस क्या इंश्योर करते थे कि जो रूल होता है, जितने लोगों का जो विश होता है कि वो हमारे लिए कुछ करे, जो लोग उनके लिए कुछ नहीं करते थे, पूरा मतलब हाँ, जो कॉमन लोग होते हैं उन लोगों के लिए कुछ नहीं करते थे, वो रिप्रेजेंटेटिव ना बने, वो खड़े ना हो। ठीक है, इलेक्शंस में। तो ये इसका मतलब है। ये मैंने 3 पॉइंट्स लिख रखे हैं, आपको और पता है तो आप इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है 5th क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द गिवन गवर्नमेंट स्कीम्स। तो ये गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स दे रखी है, वो आपको लिखनी है। पहला आपको दे रखा है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, तो इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। लॉन्च कब हुआ था ना, 2005 में लॉन्च हुआ था। इट एम्स टू प्रोवाइड द 100 days टू द वेज एम्प्लॉयमेंट टू द एवरी हाउस होल्ड टू इंश्योर द लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन द रूरल एरिया। 100 days का वेज एम्प्लॉयमेंट देने का एम था इसमें। ठीक है, जिससे लाइवलीहुड की सिक्योरिटी हो सके रूरल एरियाज़ में। इट ऑल्सो एम्ड एट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू एड्रेस द कॉजेज ऑफ ड्रॉट, डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन। उनका ये भी एम था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी एम था। ठीक है, 1/3 ऑफ द प्रपोज जॉब देने का भी था कि जो रिजर्व्ड होती है वुमेन के लिए, 1/3।
ठीक है। इस स्कीम के अंदर जो शेयर था SC, ST और वुमेंस का वो था 23%, 17% एंड 53% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये आपको कुछ पॉइंट्स इसके अंदर लिखने अगर शॉर्ट नोट में आ जाता है आपके एग्जाम में तो। ठीक है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, तो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पे आपको लिखना है ये कब लॉन्च हुआ था, 1995 में से लॉन्च किया गया था। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज़ टू क्रिएट अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, उनका एम क्या था कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को रूरल एरिया और स्मॉल टाउन्स में क्रिएट करें। उनका ये टारगेट था कि 25 लाख की जो न्यू जॉब थी वो क्रिएट किया जाए, और ये जो प्रोग्राम आता था वो 10th 5 ईयर प्लान के अंदर आता था। ठीक है, आता है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इस पर भी आपको शॉर्ट नोट लिखना है। इट वाज लॉन्च्ड इन 2000 में इसे लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के अंदर एडिशनल जितने भी सेंट्रल असिस्टेंस थी, मतलब बेसिक सर्विसेज थी, वो स्टेट्स में दी जाए। दैट इज़ प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड द रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इसका शॉर्ट नोट था। 6th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 6th क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, ब्रीफली डिस्कस एनी 2 रिवर बेसिन्स ऑफ द पेनिनसुला इंडिया। तो आपको कुछ घाटियाँ बतानी हैं, 2 घाटियाँ बतानी हैं आपको। ठीक है, बेसिन का मतलब होता है कि घाटियाँ, तो वो आपको बतानी है। पहला है आपका रिवर बेसिन, तो जो कृष्णा रिवर है वो वेस्टर्न गेट्स पे ओरिजिनल है, नियर महाबलेश्वर। ठीक है, वो बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती है। इट्स लेंथ, उसकी लेंथ कितनी है, 1400 किलोमीटर है। और उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज आपको गिवन है। ट्रिब्यूटरीज दैट इज़ तरंगा, भद्रा, कोयना, घाट प्रभाव, मुसी एंड भीमा, ये कुछ ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज का क्या मतलब होता है, मतलब सहायक नदियाँ, कुछ सहायक नदियाँ जो कि छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जो मिलकर एक बहुत बड़ा बना देती हैं। ठीक है, बेसिन्स कवर्स पार्ट ऑफ द, ये जो बेसिन है जो कि कृष्णा वाला है, कृष्णा रिवर जो है वो कहाँ पे कवर, कौन से पार्ट को कवर करती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश को क्या करती है, कवर करती है। ठीक है, सेकंड आपको दे रखा है कावेरी रिवर जो होती है वो ओरिजिनली इन द ब्रह्मगिरी रेंज में होती है ऑफ द वेस्टर्न गेट्स पे। ये बे ऑफ बंगाल साउथ ऑफ द कुडलोर इन तमिलनाडु में फ्लो करती है। जो रिवर है वो अबाउट 760 किलोमीटर की है, और इसकी ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको बताया जो कि सहायक नदियाँ होती है वो कौन कौन सी हैं, अमरावती, ब्राह्मणी, हमावेदी एंड काबिनी। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिब्यूटरीज है। ये कौन कौन से पार्ट में आती है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। इट्स मेक अ सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया बनाती है जिसका नाम है शिवा समुद्रम। ठीक है, एक हाइड्रो पावर भी जनरेट किया जाता है इस फॉल से, जो कि ये फॉल होता है इंडिया का वाटरफॉल जो है इंडिया का सेकेंड बिगेस्ट। ठीक है, जो कि मैसूरू, बेंगलुरु एंड कोलकाता में सप्लाइड होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, क्लियर हो गया है। और में हम क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया। देखो मुझे इसका एक बहुत आसान वाला आंसर मिल जाए तो मैं टेलीग्राम पे उसको पोस्ट कर दूंगी। वैसे मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स इसमें लिख रखे हैं जो कि इस आंसर को बहुत अच्छे से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो इस आंसर को। ठीक है, एनुअली पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट एंड द नॉर्थन ईस्टर्न इंडिया रिसीव ओवर अबाउट 400 सेंटीमीटर ऑफ द रेनफॉल के पार्ट को वो कवर करता है। ठीक है, मतलब एनुअली क्या होता है, वेस्टर्न कोस्ट पर और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल वहाँ पर होती है। हाउएवर इट इज़ लेस देन 60 सेंटीमीटर से कम है जो कि वेस्टर्न राजस्थान और एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द गुजरात, हरियाणा, पंजाब में जो होती है। ठीक है, रेनफॉल इक्वली लो, अब हम इक्वली लो पर आ गए हैं जो कि होती है डेक्कन प्लेटू में, या फिर आप बोल सकते हैं ईस्ट ऑफ शायद्रीज में। अनदर लो प्रेसिपिटेट इज़ अराउंड जम्मू कश्मीर, दैट इज़ लेह में, वहाँ पे भी कम रेनफॉल होती है। द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव मॉडरेट रेन, और जितनी भी कंट्री बच जाती है वहाँ पे मॉडरेट रेन होती है। स्नोफॉल जो होती है वो खाली हिमालयाज रीजन्स पे होती है। द एनुअल रेनफॉल इज़ हाईली वेरिएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर। वल्नरेबिलिटी इज़ हायर इन द रीजन ऑफ द लो रेनफॉल सच एज पार्ट ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड लीवर साइड ऑफ द वेस्टर्न गेट्स। तो एनुअल रेनफॉल जो होती है ईयर टू ईयर, जो लो रेनफॉल वर्नेबिलिटी जो होती है, वेरिएबिलिटी जो होती है वो हाई होती है जहाँ पे लो रेनफॉल होती है, जो कि राजस्थान, गुजरात और वेस्टर्न गेट्स की साइड्स पर होती है। ठीक है, तो इसका आसान आंसर मिलेगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगी, जो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा कि कहाँ पे कैसे कैसे रेनफॉल होती है, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है,
तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जितने भी क्वेश्चंस बच रहे हैं सेक्शन सी और सेक्शन डी आपका शायद इसके अंदर बच रहा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये था सोशल साइंस प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। टेलीग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, थोड़े दिन बाद मैं ये PDF उस पर अपलोड कर दूँगी, राइट। मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश के अरिहंत के प्रैक्टिस पेपर मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ वीडियोज़, तो आप जाके देख सकते हो वीडियोज़। लिंक आपको टर्म ऑफ ऑल द प्रैक्टिस पेपर्स करके आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेक कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।